आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि बीआरएस और तेलंगाना जागृति बंद का समर्थन कर रहे हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सरकार उद्योगपतियों का समर्थन कर रही है। उन्हें कानूनों में संशोधन करने की भी आदत है। हैदराबाद में हुई हालिया घटना श्रम कानूनों में बदलाव का एक ज्वलंत उदाहरण है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से जहीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास के लिए केंद्रीय समर्थन में तेजी लाने का आग्रह किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 596.6 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का अनुरोध किया, जिससे परियोजना के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। उन्होंने जहीराबाद को एक पूर्ण औद्योगिक स्मार्ट शहर में बदलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, बिजली नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय वित्त पोषण की भी अपील की। तेलंगाना के आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव कुकड़पल्ली में कथित तौर पर अवैध शराब पीने के बाद इलाज करा रहे लोगों से मिलने के लिए किम्स अस्पताल पहुंचे। हैदराबाद के कुकड़पल्ली में एक दुकान पर कथित तौर पर मिलावटी ताड़ी पीने के बाद कम से कम 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राव ने कहा कि सभी पीड़ित किम्स अस्पताल में हैं, उनकी हालत गंभीर नहीं है, उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। शराब का नमूना जांच के लिए भेज दिया गया है। हम सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खनन विभाग में कई सुधार हुए। अब खनन विभाग में पारदर्शिता के साथ खदानों का आवंटन होता है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। इसी के तहत जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला खनिज कोष बनाया गया है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विस्थापन के कारण नौकरियां जाती है। ऐसे लोगों के लिए जिला खनिज कोष के माध्यम से विकास कार्यक्रम किया जाता है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के नाते जिम्मेदारी संभालने के बाद एक अलग अलग रिफॉर्म्स मिनरल से माइनिंग सेक्टर में किया है। जो पहले तो जो माइन्स मनमाने अलॉटमेंट होता था, अभी माइनिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी के साथ माइन्स अलॉट होना, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना, पूरा भ्रष्टाचार स्लोली निकालना और लोगों गांव में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। इसके अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाते एक जिला कलेक्टर नेतृत्व में एक फंड का ट्रस्ट बनाया। जो माइनिंग एफेक्टेड एरियाज में जो माइन के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है और लोगों को रोज़गार चले जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के द्वारा उस एफेक्टेड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, विकास का कार्यक्रम हो, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार का कार्यक्रम हो, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के द्वारा करते हैं। सभी जिला कलेक्टर्स के नेतृत्व में आज देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए आज उनका फंड है। उसमें कुछ खर्च हो रहे और कुछ जिलों में अभी भी पैसे हैं। मैं इस संदर्भ में लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के इनिशिएशन के द्वारा। और फेडरल सिस्टम में पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को, जिला कलेक्टर को इस फंड के ऊपर अधिकार है और नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। मैं सभी देश के लोगों से, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों से, जो माइनिंग एफेक्टेड एरिया में रहने वाले लोगों से यही अनुरोध करता हूं, आप जिला कलेक्टर को अप्रोच होना चाहिए। जो आप रोज़गार के लिए जो भी कार्यक्रम लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में पैसे है, उस पैसे लेकर रोज़गार में आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं लोगों के अनुरोध करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आप जो इनिशिएशन किया है, आज सक्सेसफुली डीएमएफ एक्टिविटी आगे बढ़ रही है। नकाबपोश अपराधियों ने हैदराबाद में एचडीएफसी एटीएम को निशाना बनाया और काफी मात्रा में नकदी लूट ली। यह घटना जिदिमेटला के मार्केंडे नगर शाखा में हुई। चोरों ने एचडीएफसी एटीएम को गैस कटर से काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अलार्म बजने से पहले ही भाग निकले। जब तक अधिकारी सतर्क हुए तब तक अपराधी चोरी की नकदी के साथ घटनास्थल से भाग चुके थे। पुलिस और सुराग टीम ने संदिग्धों की तलाश के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारी
अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक गंगूला कमलाकर ने आज नागरिक आपूर्ति विभाग में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग करेगी। तेलंगाना भवन में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 7600 करोड़ रुपए में 35 लाख मीट्रिक टन धान बेचने के लिए निविदाएं जारी की गई, लेकिन 90 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद प्रक्रिया अधूरी रही। आगे उन्होंने कहा कि बोलीदाताओं ने प्रति क्विंटल 2007 रुपये की बोली लगाई, लेकिन मिल मालिकों ने 2230 रुपये एकत्रित किए। लगभग 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की और इसमें सरकार के शीर्ष राजनेताओं और अधिकारियों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है और इसके बजाय जमा राशि वापस करने की कोशिश कर रही है। बीआरएस नेता ने बार बार उल्लंघन के बाद भी निविदाताओं को रद्द नहीं करने और डिफॉल्टरों को दंडित करने के बजाय उन्हें पैसे वापस करने का प्रयास करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, हमने विभिन्न एजेंसियों से संपर्क किया, विधानसभा में मुद्दा उठाया और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी गए, जिसने सरकार को 15 बार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन वहां पूरी तरह से चुप्पी है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर जवाबी हलफनामे में देरी कर रही है। वरिष्ठ बीआरएस विधायक और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने आज मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह विजन 2047 के बारे में बड़े दावे करते हुए राज्य में स्कूली बच्चों को विफल कर रहे हैं। उन्होंने केवल 20 महीनों में शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा और मेनू के अनुसार छात्रों को मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करने में असमर्थता के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। हरीश राव ने कहा कि 3 महीने से अधिक समय से मध्याह्न भोजन बिल का भुगतान नहीं होने के कारण सरकारी स्कूलों में छात्र अब भूखे रहने या साबर या मिर्च पाउडर और तेल पर जीवित रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण छात्रों को मेनू के अनुसार पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने टिप्पणी की कि जो मुख्यमंत्री बच्चों के लिए उचित भोजन सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसके लिए सुनहरे भविष्य की बात करना हास्यास्पद है। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस मंत्रिमंडल में सक्रियता शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग छोड़ दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरों और ध्यान बंटाने की राजनीति में व्यस्त थे। उन्होंने शिक्षा विभाग की तत्काल समीक्षा करने और लंबित मध्याह्न भोजन बिलों को जारी करने की मांग की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र भूखे न रहें। ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त राष्ट्रव्यापी भारत बंद के दौरान आज केरल के एर्नाकुलम जिले में सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हड़ताल समर्थकों ने एर्नाकुलम से कोझिकोड जाने वाली केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को रोक दिया। कई यात्री बसें न मिलने के कारण बस स्टॉप पर इंतजार करते देखे गए। वामपंथी दलों ने ट्रेड यूनियन भारत बंद का आह्वान कर रहे और आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ऐसे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ा रही है जो मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बंद का आह्वान किया है। बंद के तहत सरकारी सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, बैंकिंग और बीमा सेवाएं, डाक संचालन, कोयला खनन और औद्योगिक उत्पाद जैसे क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है। ट्रेड यूनियनों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऐसे सुधार लागू कर रही है जो मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। सीटू के महासचिव तपन कुमार सेन ने कहा कि 17 सूत्रीय मांग में पत्र में 2020 में सरकार द्वारा लागू किए गए श्रम कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग पर जोर दिया गया, ताकि देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन को नष्ट किया जा सके। यह एक बहुत ही खतरनाक कदम होगा और अतः सरकार लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में खराब खाने की गुणवत्ता को लेकर कथित तौर पर कैंटीन के कर्मचारियों को थप्पड़ मारने की घटना पर बीजेपी विधायक राम कदम का कहना है कि हिंसा का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ठेकेदार की भी गलती है, इसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बाकी नागरिकों किसी भी मारपीट का समर्थन, कोई कार्यकर्ता हो या आम इंसान हो या नेता हो, उसका समर्थन कतई हो नहीं सकता। पर इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि उस कैंटीन में सभी लोग जाकर के भोजन करते हैं और जिस प्रकार से वहाँ पे खाना दिया जा रहा था, भोजन दिया जा रहा था, उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। तो पूरी तरह से
उस कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती है, उसको भी नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। मारपीट का कोई समर्थन नहीं है, पर जहां पर आम लोग आते हैं और सरकारी कैंटीन, वहां पर इस प्रकार से अगर घटिया क्वालिटी का अगर भोजन लोगों को दिया जाए, और खास करके वहां पे विधायक भी रहे हैं, तो जब विधायक वहां नहीं रहते तो लोगों को किस प्रकार का भोजन वहां से मिलता होगा, इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।